यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। मैं स्वागत करती हूँ यूसीएन बुद्धा में। और आज हमारे साथ है आप सभी की चहेती साची जुने। वेलकम। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। तो मैंने देखा है कि आपका जो प्रवाह है बहुत ही बचपन से लेके अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि फिल्म आपने भी की है, थिएटर आर्टिस्ट भी आप रहे हैं, और अभी जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर करके आप काम कर रही है। तो एग्जैक्टली आपके जीवन में आप बचपन आपका जो है वो आप मतलब टॉयज वगैरह खेलते थे या किस तरह से आपका बचपना गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बचपन से शुरुआत करनी है हमें। बहुत अलग अनूठा बचपन रहा है, हालांकि सारे ही बच्चों का रहता होगा, लेकिन मेरा बचपन में हमेशा से समझती हूँ बहुत अनूठा है, क्योंकि मैं जिन बच्चों के साथ बड़ी हो रही थी उनका बचपन मेरे बचपन से बहुत अलग था। मैं कॉन्वेंट जाती थी, संस्कार विद्यासागर मेरी स्कूल का नाम था। उस कॉन्वेंट ने मेरी पूरी पढ़ाई जो है वो स्पॉन्सर की थी, क्योंकि बहुत बचपन से मेरा कल्चरल क्षेत्र में अच्छा काम रहा। तो उनका कहना था कि हमें इतनी अच्छी होनहार बच्ची हमारे पास चाहिए, इसका सब हम करेंगे। पर मैं जब देखती थी तो मैं राहुल नगर नाम की एक बस्ती है, झोपड़पट्टियापन जलामंटो, तो मैं वहाँ रहती थी। और बिल्कुल ऐसे मेरा घर बीच में से एक रोड गुजरता था और उसके बिल्कुल सामने ऊंचे ऊंचे मकान थे, जहाँ से वो सारे बच्चे बढ़िया ऑटो में, अपनी गाड़ियों में, कार से उस कॉन्वेंट में आते थे, और मैं अपने बाबा के साइकिल पे पीछे खड़ी होके बैठ के ऐसे जाती थी। तो मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता था, उस बस्ती से और उस बड़े मकानों महलों से आने वाले बच्चों के साथ। फिर हम मिलकर जब असेंबली में जाते थे, और जब असेंबली में मुझे खड़ा होना पड़ता था तो वहीं से अलग डिस्पैरिटी शुरू हो जाती थी। बहुत अलग संघर्ष से गुजरना पड़ा। फिर वो कास्ट बेस पे हो, वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो, क्लास बेस पे हो, तो बहुत पहले से मुझे ये महसूस हो गया था कि मैं अलग जगह से हूँ और मेरा संघर्ष अलग है, मेरी पहचान अलग है। और इसका मुझे पता नहीं क्यों ज़रा भी मलाल कभी भी नहीं हुआ। अगेन उसका कारण यही है कि मेरे माँ बाप सांस्कृतिक सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो घर पे वही चर्चाएं, वही सब सुना था। तो बचपन से जब बाबा साहब को अपना बाप कह के सुना है, तो उस पहचान का इतना गर्व महसूस होता है हमेशा कि वो जब साथ में रहा तो ना कॉलेज में ना स्कूल में कभी भी बुरा महसूस ही नहीं हुआ, हमेशा गर्व के साथ ही खड़ी रही। पर महसूस करना बहुत पहले शुरू कर दिया था इस अभाव का, इस भेद का, इस भेदभाव का। लेकिन बहुत कुछ अच्छे गुरु भी मुझे हमेशा मेरे साथ मिले। मेरे माँ बाप मिले, मुझे मेरे बाबा साहब मिले, जिस वजह से मेरी लड़ाई बहुत आसान हुई। तो घर पे सांस्कृतिक माहौल था, इसलिए गुड्डे गुड्डियों वाला या टॉयज जैसे आपने कहा वो तो कभी मिला ही नहीं। पूरे घर में हर जगह, उस छोटे से झुग्गी वाले घर में भी हर दीवार पे किताबें लगी हुई थी। तो बचपन से मुझे हमेशा किताबें ही मिली खिलौने के तौर पे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि बचपन का खेल आपका लाइक कैमरा एक्शन इसी के साथ रहा होगा। किताबें नॉलेज, लिटरेचर, साहित्य, मुंशी प्रेमचंद, टैगोर, आपले ग्रेस या सुरेश भट्ट, महेश्वता देवी, मंटो, बाप रे, सीमाताई साखरे के लिखे हुए ग्रंथ, साहिर लुधियानवी, यही सब मिला है मुझे। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा उससे बन गया होगा। सिर्फ गुड्डे गुड्डियों में मैं कभी नहीं उलझी। तो हमारा मानसिक लेवल का जो खाद्य बढ़ता है वो अलग अलग, हम लिटरेचर, अलग अलग जो किताबें जब हम पढ़ते हैं तो तभी से जाके हमारा एक वास्ट विजन भी बनने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे आपके लाइफ में कब ऐसी कनेक्टिविटी बाबा साहब के साथ आपके जीवन में आई? ऐसे कौन सा प्रसंग या ऐसी कौन सी किताब या ऐसा कौन सा आपने कुछ एक्ट किया
जो सच में आपको बहुत कनेक्टिविटी फील हुई हार्ट टू हार्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति? हमेशा से ही हुई। मैंने कहा ना, मुझे हमेशा बाबा, मेरे बाबा, उनके साथ साथ ही मुझे हमेशा ही पता रहा कि मेरे पास एक और बाप है, मेरे पास एक और बाबा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, विच वॉज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो वो कनेक्टिविटी बहुत पहले से थी, वो हमारे जीन्स में है। ओके, ते रखता थे, वो ब्लड है, वी ब्लीड हिम, वी ब्लीड फॉर हिम। तो वो जाता ही नहीं है हमसे दूर अलग कहीं। तो वो कनेक्टिविटी पैदा नहीं करनी पड़ी, वो इट वॉज वेल बिफोर इनकलकेटेड बिटवीन अस, इनसाइड अस, विद इन अस। तो वो बहुत पहले से था। लेकिन पथनाट्य करते समय जब हम बहुत अलग विषयों पे बात करते थे, अलग अलग विचारधाराओं के ऊपर बात करते थे, हमारा कहना रखते थे, साल में हुए सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके, जब 14 अप्रैल को हमारा पहले था कि 14 प्रयोग पूरे नागपुर शहर में करने ही है, उस साल में हुए जितने भी राजनीतिक सामाजिक चीज़ें थी, उन सब को लेकर, तो वो जब करते थे तो कभी पुलिस वाले आ जाते थे, बाबा से लड़ाइयाँ हो जाती थी, कभी प्रयोग बंद करने पड़ते थे, और कभी कुछ लोग आकर उलझ जाते थे, कुछ लोग हमें खाना खिलाते थे, कुछ और प्यार करते थे। अच्छा। कुछ और प्रेम से गले लगा लेते थे, रोते थे। ये सब जब अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सेस समाज से मिलना शुरू हुआ, तब पता चला कि मैं साधारण कलाकार जैसे तो काम नहीं कर रही, मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ, और मेरी ये कनेक्टिविटी मेरे बाबा साहब के लिए और मेरे समाज के लिए कुछ अलग है। तो उस प्रेरणा से आणि त्या जाणीवेतनं मी नेहमी काम करत राहिले। तो जैसे आप थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी है और बहुत सारे आपने प्ले किए आपके लाइफ में बचपन से ही, तो ऐसा कौन सा आपका प्ले, ऐसा कौन सा आपका रोल जो बहुत ही आपको मतलब झकझोर देता है, ऐसा कुछ आप हमारे साथ? वो अभी आने वाला जो होगा वही वो फ्यूचर जो आपकी मतलब आप मुझे और वो करने के बाद भी जब पूछेंगे तो मैं कहूंगी और आने वाला, वो इसलिए ताकि मुझ में भी वो ऊर्जा बनी रहे कि मैं हर आने वाला जो काम करने वाली हूँ वो मकसद से भरा हुआ हो। वो अमूमन बस कर रहे हैं, कला को एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक दो ऐसे ज़रूर कुछ पात्र रहे हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूँगी, जो बहुत मेरे लिए भी बहुत प्रभावित करने वाले हैं। तो एक नाटक हमने किया था विठाबाई नाम से। तर विठाबाई भाऊ खुड़े मांग नारायण गावकर, ये बहुत बड़ी लावनी सम्राज्ञी हो चुकी है। जो लोक कला जानते हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विठाबाई ये नाम बिल्कुल परिचित ऐसा नाम है। तो मांग कम्युनिटी से जुड़ी हुई ये महिला थी, और क्या ही वो महिला थी, नेशनल अवार्ड्स जीती हुई महिला, जिसको अपने अंतिम दिनों में भीख मांगने तक का समय उस पर आ गया। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, अगेन उसका कास्ट बैकग्राउंड और ये सब। पर ये वो महिला थी ना जो 9 महीने से गर्भवती थी, पेट से थी। और फिर भी रंगमंच पर काम करने गई। लावणी करते समय आपको बहुत वजनी घुंघरू पहनने पड़ते हैं, वो पूरे घुंघरू पहनकर पूरा साज श्रृंगार कर 9 महीने का पेट आपका बच्चा है, अब कभी भी आपकी प्रसूति हो सकती है। इस समय पे सिर्फ क्योंकि कमिटमेंट दे दिया था अपने काम के लिए और वो करना ही था। और लोग ऐसे होते हैं वो छोड़ते नहीं, अगर आप कलाकार के रूप में आपको वो पसंद करते हैं तो आपको नहीं छोड़ते हैं किसी भी सूरत में। तो लोगों की डिमांड थी, वो वैसी ही गई, उन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करते करते उनको प्रसूति वेदनाएं हुई, वो वैसे ही स्टेज के पीछे गई। तंबू लगे हुए होते हैं, तंबू में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। कोई सुविधाएं नहीं है, उन्होंने पत्थर उठाया, पत्थर से अपनी नाल को, जी नाड़स्ते, वो उन्होंने तोड़ी है। ड्रेसअप किया है, फिर से ठीक हुई है, बच्चे को रखा है बाजू में। फिर से अपना इनकम्प्लीट डांस करने के लिए जो बचा हुआ काम था वो पूरा करने के लिए फिर से रंगमंच पर गई है। उन्होंने अपनी कला का प्रस्तुतिकरण किया और फिर लौट कर आई। कलाकार पता नहीं किस मिट्टी से बनता है
और वो पता नहीं उसको क्या प्रेरणाएं मिलती रहती है और वो कैसे आपके सामने प्रस्तुत होता है, वो अलग दुनिया है। तो वो पात्र मैं निभा रही थी, उसको बहुत बहुत सराहना मिली हर जगह से। राज्य नाट्य स्पर्धा होती है, वहाँ पर भी उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो वो एक नाटक हमने किया था जो मुझे बहुत याद रहता है, मेरी ज़िंदगी का एक वो बहुत यादगार नाटक है। कहीं ना कहीं मतलब आप भी उस पात्र को अपने से कनेक्टेड। हाँ, अब तो माँ हूँ तो और भी करती हूँ और ज़्यादा कर पाती हूँ। तब माँ नहीं थी जब वो पात्र निभा रही थी, लेकिन कलाकार के लिए रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत बहुत बढ़ता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। ये तो अब मैंने ये नाटक किया इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन कलाकारों के कई ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने इंसानियत की मिसालों को और ऊपर बढ़ाया है। बहुत बहुत उदाहरण है ऐसे। जैसे कि मतलब मैंने ये देखा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो एक अच्छे जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, मंत्री पद भी रह चुके हैं और बहुत अलग अलग उन्होंने कार्य किया है। तो कभी आपके मतलब जर्नी में, पढ़ाई में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके प्रति कुछ विचार आपके पढ़ने में या कुछ ऐसा कुछ? वो खुद बाबा साहब खुद बहुत कलाकार मन के आदमी थे। बहुत बहुत सुंदर वायलिन बजाते थे जी। आप मतलब सभी जानते होंगे, बहुत सुंदर उनको म्यूज़िक का नॉलेज था, उनको म्यूज़िक पसंद था, तो वायलिन बजाना जानते थे, पेंटिंग करना जानते थे, स्केचिंग जानते थे। ये सब कलाएं ही तो है। शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा था। उन्होंने नाटक स्वयं ट्रांसलेट किए थे। जब दीक्षा समारोह उन्होंने नागपुर की पावन भूमि पर किया था, तो मभी चिटनिस द्वारा उन्होंने एक नाटक लिखवाया था युग यात्रा नाम से, और उसका मंचन करवाया था दीक्षा भूमि परिसर में। तो वो नाटक का महत्व जानते थे। जब वामन दादा कर्डकों के गीत हम सुनते थे या और गाने, शायरी जलसा जब उनको पता चला, तो वो उसके लिए भी कहते थे कि मेरी कई भाषणों की बराबरी शायर का एक जलसा कर सकता है, एक गीत कर सकता है, एक क्रांति गीत कर सकता है। तो वो कलाकार का महत्व जानते थे। वो विठाबाई से मिले हुए थे, तो वो उनके बाबा से, विठाबाई के पिताजी से उन्होंने कहा था कि आपका जो तमाशा का जो फड़ है, जो आपका ट्रूप है, उसका काम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित मत रखो। इसका सामाजिक बदलाव के लिए अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए कोशिश करो। तो इस तरीके से कलाकार को बदलना, उसकी कला को महत्व देना, उसकी कला का उपयोग सामाजिक बदलाव के लिए करना, ये सब वो जानते थे। कला से प्रेम करते थे, खुद कला प्रेमी थे। तो ये सब इस तरीके से बाबा साहब को मैंने देखा है, थिएटर या आर्ट्स की तरफ रुझान रखते हुए। इसके अलावा मैं समझती हूँ ऐसा हर आदमी, ऐसा हर व्यक्ति जिसके अंदर ममत्व की भावना हो, जिसके अंदर फेमिनिज्म हो, जिसके अंदर महिलाओं के प्रति स्नेह हो, वो खुद एक बहुत ही माँ का हृदय रखने वाला इंसान है, और उसमें कला भर भर के होती है। तो हमारे बाबा साहब एक माँ का दिल रखने वाले इंसान है। मतलब हम रमाई को माँ कहते हैं, लेकिन दरअसल बाबा साहब किसी माँ से कम नहीं है हमारे लिए। वो हमारी माँ ही है जिसने हमको संभाला है। अपने इतने बड़े आंचल के तले इतने बड़े समाज को उन्होंने अपनी ममता की छाया में ले आए हैं। तो ये ममत्व की भावना, ये कलात्मक भावना, ये सारी एक ही है जी। तो जैसे कि ममत्व की भावना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में है, और हम देखते हैं कि कला के प्रति उनका भी काफ़ी बड़ा रुझान है, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है, लेकिन वो उभरना भी चाहिए। उसके लिए वो अगर प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि कला क्या होती है, हमें एक मेंटल पीस भी देती है। कला के माध्यम से हम धीरे धीरे, फिर वो म्यूज़िक हो, वायलिन बजाना हो या थिएटर आर्टिस्ट, अलग अलग कलाओं के माध्यम से आने के बाद जो मेंटल लेवल का भी जो जैसे कि एक मेडिटेशन करना होता है विपश्यना, उसी तरह से एक कला भी है जिससे हम आगे मेंटल पीस को लेकर जाते हैं। जी। इस तरह से तो ऐसा जो देखते हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से लोग कार्य भी कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो समझते हैं कि मेंटल पीस सच में क्या है। अदरवाइज सिर्फ अपना एक एकेडमिक लेवल पे वर्क करना, ये सारी चीज़ें, लेकिन कला को अगर हम मेंटल पीस डेवलप करने के लिए अगर हम करते हैं तो उससे हमें काफ़ी मदद भी होती है। वो भी एक साधन है, क्योंकि बाबा साहेब भी ऐसा कहते थे कि कला, संगीत, इससे अगर हम जुड़ेंगे
तो एक तरह से वो प्रैक्टिस है, ध्यान साधना, क्योंकि आप अगर वायलिन बजा रहे हो या म्यूजिक है तो आपकी जो आंतरिक मन की जो कनेक्टिविटी होती है उससे, तो उससे ज़रूर आपके मन के जो तार है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। मनीषा जी, आप बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी। आप मेंटल पीस की तरफ ले जा रहे हैं। ज़रूर ये होता होगा कला के माध्यम से। हालांकि मेरी कला का उद्देश्य कभी उस तरफ गया नहीं। मेरे समाज को ना इस मेंटल पीस की ज़रूरत अभी नहीं है। हमारे समाज को ज़रूरत है अभी इस पीस के ऊपर उठकर ये देखने की कि हमारे साथ इतना अन्यायपूर्ण वातावरण अभी भी मौजूद है। अभी शांत रहने का मौका है ही नहीं हमारे पास। तो वो आराम करने वाली, सुखद अनुभव करवाने वाली कलाओं का ज़माना मेरे लिए कभी रहा नहीं। और वो कभी आए तो अच्छी बात है, लेकिन चेतवणारी, विचारांना भाग पाडायला लावणारी कला नेहमी करायची हे मला माहिती राहिलेलं आहे। तो हम अभी भी जब काम करते हैं तो हम सोचते हैं उठो भाई, हमारी कला, हाँ उठो, क्रांति के लिए उठो, आवाज उठाओ, ये सोने का वक्त नहीं है। मतलब हमारे यहाँ बहुत चलन है, हम बहुत सारे, हम विपश्यना से जुड़े हुए लोग हैं, हम पहले से ही शांति प्रिय लोग हैं। हम ये जानते हैं कि मेंटल पीस का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी आज 2026 में नहीं है। हम इतने अन्यायपूर्ण वातावरण से गुजर रहे हैं। हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष इतना ज़रूरी हो चुका है और इतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भाग बन चला है कि हमें आने वाले हर एक दिन के लिए लड़ना ज़रूरी हो गया है। तो मेरी कला अगर इस लड़ाई के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रही आगे, तो मेरी कला का कोई मतलब नहीं है। वो पीस जब मिलना है तो मिल जाएगा, उसके लिए हमारे पास बुद्ध है, वो है, हमेशा से है, पूरा लिटरेचर बना है हमारे पास उस शांति के लिए। अभी तो बाबा साहब के संघर्ष की बारी है। जी। तो हमें सामाजिक क्रांति करना है। जी, यस। तो मेरे कला का तो यही उद्देश्य है। सावित्रीबाई फुले ये भी काफी बड़ी हमारी एक क्रांतिकारी महिला है, उनका भी आपने जैसे रोल किया है जी, तो कैसा आपका वो अनुभव रहा? मैं रमाई के ऊपर एक पात्री अभिनय प्रस्तुत करती हूँ। हमने 100 से अधिक उसके एकल नाट्य प्रयोग की प्रस्तुतियाँ पूरे देश भर में की हुई हैं। मेरी माँ सावित्रीबाई फुले के ऊपर करती हैं वंदना जिवने। हम दोनों मिलकर एक नाट्य प्रस्तुति करते हैं जिसका नाम है क्रांति माँ। तो उसमें सावित्रीबाई फुले जो मेरी माँ निभाती है और रमाई जो मैं निभाती हूँ, वो आपस में संवाद कर रही हैं। मतलब सावित्रीबाई और रमाई दोनों आपस में संवाद कर रही हैं, दोनों के पतियों के बारे में संवाद कर रही हैं, चिढ़ रही है, रो रही है, कंप्लेंट्स कर रही हैं। बिल्कुल एक साधारण स्त्री जिस तरीके से बताएगी उस तरीके से उन दोनों के बीच का संवाद हो रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी नाट्य कलाकृति है। उसमें से हम अलग बाबा साहब और अलग महात्मा फुले को देखना शुरू कर देते हैं। बहुत ऐसे प्रसंग देखते हैं जो हमने अमूमन नहीं देखे होंगे रमाई या सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो मेरे बाबा संजय जिवने ने ही वो नाटक लिखा हुआ है। बहुत अच्छी नाट्य प्रस्तुति है। तो जैसे आपने थिएटर आर्टिस्ट का काम किया, मूवीज़ में भी काम किया और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करके भी काम करती है। तो जैसे बच्चों को आप पढ़ा रही है तो वहाँ पे एग्जैक्टली फिर टीचिंग के समय पे आपको किस तरह से चैलेंजेस आते हैं या क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक थिएटर में आर्टिस्ट करके काम करना, मूवीज़ में काम करना और फिर एक टीचिंग असिस्टेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जी जी जी। तो कैसे क्या आपका ये एक्सपीरियंस है? मेरा थिएटर का एजुकेशन बम्बई से हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स मैंने किया। वहाँ से निकलने के बाद मैं जब नागपुर लौटी, क्योंकि मुझे मेरी कर्मभूमि में लौटना ही था, मुझे काम यही करना था। वो हीरो हीरोइन वाला या टेलीविज़न पे जाना है और सीरियल करनी है, ये फैड मेरे दिमाग में कभी रहा ही नहीं। वहाँ जाने से पहले भी नहीं था, ना अब है, ना आगे भी उसके प्रति बहुत रुझान कभी नहीं रहा। तो उसके कारण भी है हमारा फिल्म इंडस्ट्री या हमारा टेलीविज़न इंडस्ट्री अभी भी बहुत बहुत पीछे है। वो दिखाती है कि वो प्रोग्रेसिव है, पर हालांकि है नहीं। अभी भी उनके विषय बहुत जोशी कुलकर्णी यहीं तक लिमिटेड है और बहुत समय लगेगा उन तक
मेश्राम कांबळे रामटेके के घर की कहानियों को जाने तक ऐसा मुझे लगता है। और जब तक वो मेरे घर की बात नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे वो मेरे नहीं लगेंगे, और जब तक मुझे वो मेरे नहीं लगेंगे मैं वहां तक जाना पसंद नहीं करूंगी। हालांकि मैं अगर कभी उतनी मजबूत बन जाऊं कि ये कहानियां मैं रख पाऊं, तो वो तो मैं ज़रूर कर पाऊंगी। तो वैसे बच्चे तैयार करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करते रहती हूँ। तो वहाँ से पास आउट हुई, फिर यहाँ वर्धमान नगर में VMV कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर बीवोक नाट्य विभाग में। फॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज के जो विश्वस्त मंडल है जो चलाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मुझे मेरे सोसाइटल बैकग्राउंड से जज नहीं किया, तो मैं बहुत अच्छे से वहाँ काम कर पाती हूँ। मेरे सारे ही बच्चे उनको मैं इंसानियत को समझने वाली कला का प्रशिक्षण देने की कोशिश करती हूँ। ऐसी कला सिखाती हूँ जो उन्हें इंसान ज़्यादा बेहतर बना पाए। कलाकार वो थोड़े कम भी अच्छे रहे तो भी चलेगा। इसलिए मेरे सारे बच्चे मुझसे बहुत बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाल फिलहाल में अभी हमने एक नाटक किया मेरे बच्चों के साथ, जब शहर हमारा सोता है, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ। ये बहुत लोकप्रिय नाटक है, जिस नाटक को अभी 4 दिनों पहले ही बड़ा पुरस्कार मिला है राज्य नाट्य स्पर्धा से। पूरे महाराष्ट्र से उस नाटक ने द्वितीय क्रमांक हासिल किया है। और वो नाटक भी लगभग यही बात कर रहा है। अभी जो भेदभाव चल रहा है उन सारी चीज़ों को लेके, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर वो नाटक बात करता है। तो हम नाटक का चयन भी वही करते हैं जिससे बच्चे समझ पाए अभी की परिस्थितियाँ, और सामाजिक बदलाव के लिए जो काम उन्होंने करना चाहिए उसको भी वो समझ पाए। ऐसे ही नाटक को हम चुनते हैं जिससे बच्चे सिर्फ कला के लिए कला ऐसा ना देखते हुए अपनी जिम्मेदारियां समझे कलाकार के रूप में, और उसी तरीके का नाटक करे, उसी तरीके की कला को चुनने की कोशिश करे। तो अच्छा लगता है मुझे मेरे बच्चों के साथ काम करना। कुछ बच्चे हर्ट भी होते हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार करते हैं। मेरे लिए वो काफ़ी है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं आपको वहाँ पे? जी आते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरे कॉलेज का स्टाफ और मेरे जो विश्वस्त मंडल है जो हमारे कॉलेज को चलाता है, वो बहुत स्नेह रखता है मेरे तरफ। तो उनको मेरी कला पे बहुत भरोसा है, तो वो मुझे करने देते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। वो भी मुश्किल है। आजकल तो बहुत जल्दी कैंची लगती है आपको। बहुत जल्दी एडिटिंग टेबल पे आप कट जाते हैं और बहुत जल्दी आपको रोका जाता है। पर अच्छा है, कुछ लोग प्रेरणा देते रहते हैं। तो जैसे अभी आप इसी मतलब इंडस्ट्री में हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री में भी महिलाओं को भी बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं क्या आज के तौर पे 21st सेंचुरी में भी? किस तरह से आपका ये ओपिनियन है उस बारे में महिलाओं को लेकर? मनीषा जी, महिलाएं ना बहुत अनफॉर्चुनेटली हम मातृसत्ताक थे। हाँ, शुरुआत में हमारे यहाँ मातृसत्ताक पद्धति ही थी, लेकिन जब से पितृसत्ता आई और सब द टेबल्स टर्न्ड अपसाइड डाउन, बड़ा मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए। बाप रे, मैं सोचती भी हूँ तो मुझे इतनी सारी महिलाओं के चित्र मेरे सामने आ जाते हैं। मतलब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी माँ से लेकर घर पे काम करने वाली जो मेरे यहाँ ताई आती है, वहाँ से फिर मैं महाविद्यालय जाती हूँ, मेरे आजू बाजू में कई महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, से लेकर मैं रास्ते पे खड़ी हूँ, मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ, एक सांवली सी औरत अपने बच्चे को, अर्धनंगी बच्चे को लेकर खड़ी है धूप में। मैं इन सारी महिलाओं को देखती हूँ, रात तक हलक से निवाला नहीं उतरता। इतनी भीषण परिस्थिति है हमारी। हम पता नहीं हम कौन सी महिलाओं को देखकर खुश हो रहे हैं। सिर्फ इक्की दुक्की इंडियन क्रिकेट टीम की ट्रॉफी से हम खुश हो रहे हैं। हम आदिवासी महिलाओं तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, जिनके बदन के ऊपर अब भी कपड़ा जाने के लिए पता नहीं और कितनी सदियां लगने वाली है। मैं अभी बात भी कर रही हूँ तो मुझे वो महिलाएं याद आती है जो इस संघर्ष से अब भी गुजर रही हैं। हम बहुत दूर है महिलाओं को समझने के लिए, अभी भी बहुत दूर है। और ये तो
महिला के तौर पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन दलित महिलाएं, शोषित महिलाएं, माइनॉरिटी क्लास से आने वाली महिलाएं इनके ये तो आ भी नहीं रही है अभी हमारी बातों में। यस। जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में बाकी सब स्ट्रक्चर है, उन तक तो सिर्फ फेमिनिज्म जा रहा है ना, उन तक तो माइनॉरिटी से आने वाली महिलाओं की प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही हैं, उनकी समस्याएं जा ही नहीं रहे। हाशिए पे खड़ी समाज की बात हो रही है, उस हाशिए पे खड़े समाज की महिलाएं उससे भी बहुत पीछे हैं। मतलब उनके लिए काम क्या होगा, बदलाव क्या होगा, उनको तो फिलहाल उनके बारे में बात की जाए, इसके लिए भी एक बड़ा संघर्ष है मनीषा जी। मैं तो सोचती हूँ मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैं तो बहुत फॉर्चुनेटली मेरे पास भारतीय संविधान है, मुझे बाबा साहब मिले, मुझे एक प्रोग्रेसिव घर मिला, मैं पढ़ अच्छा पाई, मैं बात कर पा रही हूँ, आप यहाँ सवाल पूछ पा रही है, मैं जवाब दे पा रही हूँ। हम भारतीय संविधान के तहत इतना आगे बढ़ पाए हैं, ये हमारे लिए इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हाशिए पे खड़ी उस महिलाओं तक पहुंचना, उनकी आवाज़ बनना। मैं मेरे कला से वो करूंगी, आप अपने मीडिया से वो करें, बस यही कर सकते हैं। यस जी। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि महिलाओं तक हम चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऊपरी है जो हो रही है ना, बस बहुत ऊपरी है ये फेमिनिज्म वाला जो हुब्बारा है ना, ये बहुत ऊपरी है, ये बहुत बना बनाया है, जो अपने घर के लिविंग काउच पे बैठ के एसी लगा के बढ़िया पूरा साज श्रृंगार करके आपके सामने फेमिनिज्म की बात करती हैं। वो शाहीन बाग में उतरे, शाहीन बाग की महिलाओं की लड़ाइयाँ देखे, वो संविधान चौक पे आके कभी हमारी महिलाओं के मोर्चाओं में सम्मिलित हो, तब पता चलेगा कि रास्ते पे खड़े होकर मोर्चे में आवाज़ उठाना क्या होता है। वो फेमिनिज्म से बहुत आगे है, वो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, वो इतना आसान नहीं है। तो जैसे कि हमारे मतलब कम्युनिटी में हम लोग भी देखते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत सारे गट तट भी होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसा एकता का मैसेज देने वाला आपने अभी तक कोई ड्रामा या क्या एक्सपीरियंस रहा उसका, या फिर इन फ्यूचर भी जैसे अभी फिलहाल में हमने जो परिषद ली, अलग अलग ग्रुप्स के सभी एक साथ आए वहाँ पर जी है ना, और आपने वहाँ पे काफ़ी अच्छा एंकरिंग भी किया है जी, थैंक यू। तो एग्जैक्टली जो अलग अलग ग्रुप्स है वो कैसे एक साथ आ सकते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा आपके कला के माध्यम से? जी, अभी आपने उल्लेख किया इसलिए मैं बताती हूँ। अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस हमारे नागपुर में आयोजित की गई। ये क्या है, यूनिटी का एक माध्यम ही तो है। आप कई जगहों से महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, वो कई विभागों से आ रही हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कुछ अलग अलग आइडियोलॉजीज से वो बिलोंग करती है। वो आकर बात रख रही हैं, क्या कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, है ना। ये यूनिटी का एक माध्यम ही है। तो वो परिषद एक एकता का माध्यम थी, या मेरी कला जो मैं आपको शुरुआत से मैं वही कह रही हूँ, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यूनिटी, ब्रदरहुड, ये सारी इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इन सारी ही चीज़ों को, इन्हीं मूल चीज़ों के ऊपर बात करने वाली मेरी कला भी है। तो सारा उद्देश्य यही है। भारतीय संविधान का प्रियम्बल जो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to secure all its citizens, यही सब है, यही सब करना है। मैंने, मेरे साथियों ने, मेरे उम्र के साथियों ने, मेरे माँ बाप की जनरेशन, उनके साथी, मेरा बच्चा, उसके होने वाले साथी, यही करना है। भारतीय संविधान इकलौता ऐसा शस्त्र हमारे पास है जिससे की बराबरी कोई न्यूक्लियर वेपन भी नहीं कर सकता। इतना मजबूत लिखा हुआ चीज़ है, उसको अगर समझ ले, जान ले, तो सब सही है। बाबा साहब ने कहा था ना कि मैं जो संविधान लिख रहा हूँ, अगर इसको चलाने वाले लोग सही होंगे तो ये संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, और अगर ये संविधान गलत हाथों में पड़ गया, इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं रहे, तो
ये शून्य हो जाएगा, ये नहीं वैसा काम कर पाएगा जैसे करना चाहिए। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग इन द वर्ल्ड, उसका कुछ नहीं बनेगा। तो अच्छे हाथों में ये जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी इसको समझे। मैं जो पॉलिटिकल थिएटर करती हूँ उसको समझे, अपनी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों को समझे और कला का उपयोग उसके बेहतरी के लिए करे, अपनी आवाज़ का, अपने शरीर का उपयोग उसके बेहतरी के लिए करे। उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो इससे ज़रूर एक रिवॉल्यूशनरी आ सकती है। जी, राइट, आनी ही चाहिए। तो जैसे कि आपने पैदागीर जो मूवी है उसमें भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स आपको डिफरेंट मिलते ही जा रहे हैं और आगे मिलते रहे, उसके लिए भी शुभकामनाएं। तो ये जो अवार्ड्स आपको मिलते हैं उसमें आपका किस तरह से एक्सपीरियंस है मूवी का, पैदागीर मूवी का एक्सपीरियंस? अवार्ड देने वाले लोगों को शायद बुरा लगे, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे इन पुरस्कारों से क्षणिक प्रेरणा मिलती है। हाँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुझे प्रेरणा देने के लिए इतनी चीज़ें मेरे समाज में है ना, आजू बाजू में प्रेरणा देने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि वो छोटा सा ट्रॉफी, छोटा सा सर्टिफिकेट जो हम, हाँ, वो एक बस आप देखें या आपको देखने आने वाले लोगों को उससे प्रेरणा मिले, उतने के लिए वो काफ़ी है। लेकिन पुरस्कार मेरे लिए वही बड़े हैं जो मेरे समाज में जब मैं नाटक प्रस्तुत कर देती हूँ। मुझे एक प्रसंग याद है, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपको बताऊँ। जरूर। मैं रमाई का एक एकल नाट्य प्रस्तुति मेरी हुई एक जगह, और मैं प्रस्तुति होने के बाद मैं स्टेज से उतरी और एक महिला आई। मैंने कई बार इस उदाहरण को बताया है क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बहुत अविश्वसनीय उदाहरण है। वो आई, उसने मुझे पकड़ा, बहुत देर पकड़ा और बहुत शून्यता से देखती रही, लगभग 1-1.5 मिनट। अभी सुनते समय हमें 1-1.5 मिनट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब चुप्पी में अगर आपके सामने एक महिला ऐसे आपको पकड़ी खड़ी है तो बहुत बड़ा समय हो जाता है। खड़ी रही और उसके बाद वो बेभर के रोने लगी। वो किसी तरीके से, उसको मैं समझा नहीं पा रही थी और वो रुक नहीं रही थी, तो वो बहुत देर रोई, फिर शांत हो गई, फिर उसने मुझे चूमा और फिर वो चली गई। अब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई कि इसने कुछ नहीं बोला नाटक के बारे में, कुछ नहीं कहा, मेरे काम के बारे में भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ बहुत सारा रोई, मुझे चूमी और चली गई। तो मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि 2 महीने पूर्व इनका बेटा गुजर गया, बहुत कम उम्र का बेटा, और वो तब से लेके आज रोई, मतलब वो रोई ही नहीं थी। सच में बहुत बड़ी तो अगर है कि उसके अंदर का जो, हाँ, यस, तो पता है मैंने उसको क्या कनेक्ट किया। मेरे नाटक में जब मैं रमाई कर बताती हूँ, तो मैं जब बताती हूँ कि उसके 5 बच्चे किस तरीके से गुजर गए और वो क्या संघर्ष से गुजरी होगी वो महिला, yes, yes, yes. और उसके 5 इतने छोटे उम्र के बच्चे गुजर जाने का दुख, उस महिला को पता नहीं कनेक्ट हुआ, वो कैसे कनेक्ट हुआ होगा। तो आप एक बहुत अलग जिम्मेदारी से रंगमंच पर उतरते हैं। आप नहीं जानते कि आपको देखने वाले लोग किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे होते हैं, आप उन तक क्या लेकर जा रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत अलग जिम्मेदारियां होती है। मैं तो ऐसे कई महिलाओं से मिलती हूँ। आप कह रही थी ना प्रेरणा, वो माँ मेरे लिए प्रेरणा है। मेरे लिए ऐसी कई शेतकरी महिला या खेती करने वाली महिलाएं या मेरे साथ पढ़ाने वाली महिलाएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई संघर्षों से गुजरती हैं, कई पीड़ा से गुजरते रहती है, वो सारी ही मेरे लिए उन सारे पुरस्कारों से बड़ी प्रेरणा है। तो वो पुरस्कार जितना प्रेरित नहीं करते, उतना मेरे आजू बाजू की सारी महिलाएं मुझे प्रेरणा देती रहती है। वही मेरे लिए मेरा पुरस्कार। तो ये एक तरह से आपके लिए एक अविस्मरणीय ऐसा क्षण जो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ साझा किया। जी, ये जो मैंने बताया, ये तो मैं कभी नहीं भूलती। मैं जब जब उसे याद करती हूँ मुझे बहुत प्रेरणा मिलती रहती है।
तो ये एक काफ़ी अविस्मरणीय रहेगा। हमने खैरलांजी के ऊपर, खैरलांजी प्रकरण आप जानती होगी, जी, जी, बहुत जी। बड़ा खैरलांजी हत्याकांड हुआ था। भैयालाल भूतमांगे इकलौते वहाँ के सर्वाइवर थे उस घटना से। भंडारा में, ये भंडारा की ही घटना थी, हमें खैरलांजी का वही नाटक प्रस्तुत करना था और हमें ये बताया गया था कि भैयालाल जी वहाँ नहीं आएंगे, उस नाटक की प्रस्तुति में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमको वो बहुत कठिन प्रसंग है। उस घटना का नाट्य रूपांतरण करके भी करना ये बड़ा कठिन प्रसंग था। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। धन्यवाद। थैंक यू।